नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बी स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, अब हम अपना कंटिन्यू करते हैं जो पहले का हमारा टॉपिक चल रहा था। रासायनिक बल गतिकी अपन पढ़ रहे थे, क्लास 12 चैप्टर 4 केमिकल काइनेटिक्स है। इसके पहले 3 वीडियो हो चुके हैं। पहले वीडियो में हमने नॉर्मल सा जानकारी लिया, इंट्रोडक्शन लिया। दूसरी वीडियो में हमने थोड़ा बहुत वेग, अभिक्रिया के वेग, प्रथम कोटि द्वितीय कोटि के बारे में इंट्रोडक्शन लिया। वेग स्थिरांक का हमने इकाई निकाला। तीसरी वीडियो में हमने शून्य कोटि की अभिक्रिया और प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण निकाला है। उसका डेरिवेशन और उसका अर्ध आयुकाल क्या होता है, अर्ध आयुकाल का डेरिवेशन हमने निकाला है। शून्य कोटि का हमने निकाला था, वेग स्थिरांक के लिए डेरिवेशन निकाला था, व्यंजक निकाला था हमने। के टी इक्वल टू होता है ए नॉट माइनस ए। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के टी इक्वल टू ए नॉट माइनस ए है। ए नॉट जो है वो प्रारंभिक सांद्रता है रिएक्टेंट की, और यहाँ पर ए जो है ये टी समय के बाद में बचा हुआ सांद्रता है। ठीक है, ये ए नॉट जो है जैसे कि हमने प्रथम कोटि में निकाला था, यहाँ पर हमने ए डिवाइड बाई ए माइनस एक्स लिखा है। ए नॉट प्रारंभिक सांद्रता है, वैसे ही प्रथम कोटि में ये जो ए लिखा है ये भी प्रारंभिक ही सांद्रता है, बस टर्मिनोलॉजी हमने अलग अलग इस्तेमाल किया है दोनों एक ही। ये वाला ए जो है वो इस ए नॉट को डिनोट कर रहा है, जो प्रारंभिक सांद्रता इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट का, और ए माइनस एक्स जो है वो ये टी समय के बाद में इस सांद्रता को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया में हमने के स्थिरांक का के टी, ये टी यहाँ भी लिख सकते हैं डिवाइड बाई टी करके, इसका ऐसे डेरिवेशन निकाला था। उसका अर्ध आयुकाल होता है टी ऑफ इक्वल टू ए नॉट डिवाइड बाई 2 के। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया का जो अर्ध आयुकाल रहता है, यह प्रारंभिक जो सांद्रता है, अभिकारक की जो प्रारंभिक सांद्रता है उस पर निर्भर करता है, उसका समानुपाती रहता है। ठीक है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का हमने देखा कि वेग स्थिरांक के बराबर रहता है हमारा 2.303 डिवाइड बाई के इंटू लॉग ए बटे ए माइनस एक्स। ठीक है, तो ये जो इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है ये हमने कल देखा था, समाकलित वेग समीकरण कहलाते हैं। इनका समाकलन करने के बाद रेट लॉ के हिसाब से जो व्यंजक रहता है उसका समाकलन करने के बाद ये हमारे पास वैल्यू आता है। इसके मदद से हम अभी न्यूमेरिकल्स करेंगे, 4-5 न्यूमेरिकल्स करके देखेंगे। तो वो इन फॉर्मूलों से बनेंगे जिसमें हम वेग स्थिरांक का मान ज्ञात करेंगे। अगर वेग स्थिरांक का मान दिया हुआ है प्रश्न में तो हम उसका समय ज्ञात करेंगे। समय दिया है, वेग स्थिरांक दिया है तो सांद्रण ज्ञात करेंगे। ये सब जो है इन दोनों फार्मूला में लगा के हम उसको निकालेंगे। ठीक है, इसका अर्ध आयुकाल जो है प्रथम कोटि के अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल कल हमने पढ़ा कि टी हाफ इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई के आता है। यहाँ पर कोई भी सांद्रता का टर्म नहीं है, कोई भी सांद्रता वाला कोई शब्द यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर देखो सांद्रता है शून्य कोटि में, लेकिन प्रथम कोटि के लिए ये प्रथम कोटि का है, यहाँ पर नहीं है। तो सवाल आता है परीक्षाओं में, यह प्रश्न आता है कि सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल अभिकारक के उत्पाद या किसी भी चीज़ की सांद्रता पर निर्भर नहीं रहता। तो हमें ये टी हाफ ही निकालना रहता है, ये निकाल के बताना रहता है कि यहाँ पर देखो कोई भी ऐसा टर्म नहीं है जो सांद्रता को व्यक्त करे, कोई ऐसा पद यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब यह है कि वह सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। क्या? अर्ध आयुकाल। ये हमने कल जाना। तो आज यहाँ पर हम द्वितीय कोटि का जो रहेगा हमारा अर्ध आयुकाल रहेगा वो भी आज निकाल के देखेंगे। हालांकि 12वीं कक्षा के सिलेबस में ये नहीं दिया है, यानी कि बुक में नहीं दिया है, लेकिन जो मेथड है, जो मेथडोलॉजी है इसको सॉल्व करने का, इसी में हम द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का हम डेरिवेशन निकाल के देखेंगे। ठीक है, द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण, ये समाकलित वेग समीकरण है ना, यहाँ पर लिख देते हैं, ये समाकलित वेग समीकरण समाकलन करके निकालेंगे अपन। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कोई भी अभिक्रिया है, मान लो ए जो है ए से बी ऐसा हो रहा है, ये द्वितीय कोटि की होगी। कब होगी?
या फिर ए सी और ए है, ऐसा सी और ए है, ये बी दे रहा है, 2 मोल हो गए, है ना। तो इसका एक रहेगा, इसका एक रहेगा, तो जो अभिकारक रहेंगे उसका घात में 2 आएगा, तो वो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया हो जाएगा, है ना। या फिर इसके अलावा हम कहें कि 2A दे रहा है बी प्रोडक्ट, है ना। रेट लॉ के हिसाब से इसका रेट लिखेंगे तो -DA डिवाइड बाई DT इक्वल टू K, और रेट लॉ से क्या हो जाएगा, A जो है इसका वर्ग हो जाएगा, क्योंकि अभिक्रिया का वेग बोल रहा है कि ये द्वितीय कोटि का है, तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया वेग के 2 अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर रहता है। तो यहाँ 2 ठो ए है, तो दोनों की सांद्रता पर निर्भर रहेगा। एक का अगर कम करेंगे तो भी अभिक्रिया कम ज़्यादा होगा, दूसरा का भी करेंगे तो उससे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, है ना। तो ये होता है द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। तो इस हिसाब से जो ये लिखे हैं, इस वेग नियम के हिसाब से जो हमने व्यंजक लिखा है, इसका हम समाकलन करके द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक के लिए व्यंजक हम समाकलित वेग समीकरण विधि से अभी निकालते हैं, ठीक है। इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं कि अब यहाँ पर मान लेते हैं, जैसे कि हमने प्रथम कोटि अभिक्रिया माना था कि ए की प्रारंभिक सांद्रता, इस ए की यहाँ पर लिख देते हैं, ए की प्रारंभिक सांद्रता बराबर ए है, ठीक है। प्रारंभिक सांद्रता ए है, और टी समय बाद x जो है वो उत्पाद बनता है, यानी कि x सांद्रता जो है a से घट जाता है, उत्पाद बनता है। तो क्या होगा, ये सांद्रता, रिएक्टेंट की सांद्रता क्या रह जाएगा t समय बाद, वो हो जाएगा a माइनस एक्स बच जाएगा। अभिकारक की सांद्रता t समय के बाद इतना बच जाएगा। तो इसे हम इस टर्म में लिख लेते हैं, है ना। इसे कैसे लिख लेंगे, इसे हम लिख लेंगे -DA, इस a को प्रारंभिक सांद्रता a लिख लेते हैं, है ना। या फिर इसे ऐसा ना भी लिखें तो इसे a ही रहने दें, कोई दिक्कत नहीं, हम ऐसा a लिख देते हैं, क्योंकि ये DA है, यहाँ पर कोई इसका सापेक्ष में काम करेगा, है ना। DA डिवाइड बाई DT और इक्वल टू K, और इसे हम लिख लेंगे a माइनस एक्स और ये स्क्वायर। इसे हम रीअरेंजमेंट कर देते हैं, इसको इधर उसको इधर, इधर उधर कर लेते हैं, तो क्या होगा, -DA डिवाइड बाई a माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू K dt। ये इस प्रकार से हो जाएगा दोनों तरफ समाकलन करने पर। समाकलन कर देंगे तो ये a के सापेक्ष में होगा, ये t के सापेक्ष में होगा, तो माइनस, ऐसा समाकलन करेंगे 1 बाई a माइनस एक्स स्क्वायर DA इक्वल टू के बाहर आ जाएगा और ये DT। तो सामान्य फॉर्मूला हम जानते हैं कि चूंकि जैसा कि होता है 1 बाई एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन करते हैं x के सापेक्ष इक्वल टू होता है -1 बाई एक्स, ऐसा आता है, ठीक है। -1 बाई एक्स आता है, और जो कुछ नहीं यहाँ पर तो वो t आता है, वो तो जानते ही हैं, है ना। तो यहाँ पर ये ऐसा लगेगा तो क्या आएगा, इसमें आएगा माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस आता है, माइनस, अभी ऐसे लिख देते हैं, -1 बाई a माइनस एक्स, इतना हो जाएगा इक्वल टू KT प्लस एक कांस्टेंट आ जाएगा I,
आई यहाँ क्या है, समाकलित स्थिरांक है, एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/a माइनस एक्स इक्वल टू के टी प्लस आई। इस प्रकार से ये हमें मिलेगा। इसे और आगे सॉल्व करेंगे तो t समय पे, है ना, t इक्वल्स टू अगर जीरो है प्रारंभिक अवस्था में जब अभिक्रिया चालू नहीं हुआ है, t इक्वल्स यदि t बराबर जीरो है तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा हमारा x जो है x इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तब फिर क्या हो जाएगा हमारा इक्वेशन हो जाएगा 1/a माइनस एक्स है तो a हो जाएगा इक्वल्स टू k इंटू जीरो प्लस आई। इसे आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, i इक्वल टू 1/a। इस i का मान इस समीकरण में, कौन से समीकरण में, इस समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखेंगे क्या आ जाएगा, i का मान वहाँ रखेंगे तो वहाँ पर है इक्वल टू हो जाएगा 1/a माइनस एक्स इक्वल टू के टी प्लस 1/a। अब के टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, फर्दर इसको और सॉल्व करेंगे तो के टी इक्वल टू आ जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे तो 1/a माइनस एक्स माइनस 1/a। टी को इधर ले आएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, और इक्वल टू के बराबर 1/a माइनस एक्स माइनस 1/a। ये इस तरीके से समाकलित वेग जो समीकरण है द्वितीय कोटि अभिक्रिया का, ये यहाँ से ऐसा इस प्रकार से आ जाएगा। ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। अब इसका हम देखते हैं अर्ध आयुकाल। अर्ध आयुकाल के अब हम द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल की गणना करेंगे। तो अर्ध आयुकाल जबकि रिएक्शन आधा हो जाए तो t को हम डिनोट करेंगे t हाफ से, और x जो है जितना उत्पाद बन रहा है, x जितना अभिकारक से माइनस हो रहा है वो कितना रहेगा, वो आधा रहेगा। अभिकारक जो है वो a का, x जो है वो अभिकारक का आधा हो जाएगा, आधा बाहर निकल जाएगा। तो x इक्वल टू लिख सकेंगे हम a डिवाइड बाई 2 यानी कि a का आधा। तो हमारा जो अभी आया था वैल्यू k इक्वल टू क्या आया था, 1/t 1/a माइनस एक्स माइनस 1/a ऐसे आया था। ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, k इक्वल टू t को t हाफ लिख देंगे 1/t हाफ 1a माइनस a/2 माइनस 1/a। a में a माइनस 1a/2 आएगा तो आधा कम हो जाएगा तो क्या आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव में a/2 आएगा, 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/a आएगा। ठीक है, t को यहाँ और k को यहाँ लिख देते हैं तो t हाफ इक्वल टू 1/k, यहाँ क्या हो जाएगा 2/a माइनस 1/a। दोनों का आधार सेम है, दो में से एक घट जाएगा तो 1/a आ जाएगा। तो इसका मान आएगा t हाफ इक्वल टू 2 माइनस 1/ka। ये इस प्रकार से आ जाएगा।
इसे आगे और करेंगे तो ये आएगा T हाफ इक्वल्स टू 1/KA। ये हमारा T हाफ हो गया। ठीक है, ये जो A है ये प्रारंभिक सांद्रता है, ये चीज़ याद रखिएगा, है ना, कन्फ्यूज़न नहीं होना है बिल्कुल भी। तो ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल का फॉर्मूला ये हो गया। अब हम शून्य कोटि, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि का समाकलित वेग समीकरण निकाल लिया हमने निकाल लिया अर्ध आयुकाल का व्यंजक। अब हम इस पे करते हैं 2-4 सवाल, तब हमें और अच्छा से हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो हो जाएगा क्लियर। ठीक है, तो चलिए आते हैं हमारा अंकित प्रश्न नंबर 1। कहता है प्रश्न की प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड देता है, 2 ठो NO2 देता है और एक आधा O2 देता है। ठीक है, इस प्रकार से देता है N2O5 जो है। अब इस अभिक्रिया यह जो 318 केल्विन पे हो रहा है, यह इसकी प्रारंभिक सांद्रता, ये जो रिएक्टेंट है इसका प्रारंभिक सांद्रता 1.24 × 10⁻⁻² मोल पर लीटर है। इतना था रिएक्शन होने से पहले। जो 60 मिनट बाद, देखिए हमको प्रारंभिक सांद्रता मिल गया, टाइम मिल गया इतना, और ये हो गया इतना सांद्रता बच जाता है, यानी कि A-x का वैल्यू मिल गया। जो बच जाता है, x खत्म हो जाता है तो A-x के जो बच जाता है, इतने पश्चात इतना रह जाता है। तो इस टेम्परेचर के यहाँ कोई काम नहीं है, हालांकि दे दिया है इतना टेम्परेचर पे बोल के, है ना, इसका कहीं पे लागू नहीं करना पड़ेगा फॉर्मूला में। बस हमें ये 3 चीज़ चाहिए। हमें क्या करना है, वेग स्थिरांक की गणना करना है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का क्या होता है फॉर्मूला, K = होता है 2.303 डिवाइड बाई T log A/A-x। यहाँ पर क्या है, यहाँ हमारे पास है A = है 1.24 × 10⁻² मोल पर लीटर, और A-x = है T = है 60 मिनट में। A-x = है हमारे पास 0.20 × 10⁻² मोल पर लीटर। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारा, K = 2.303 डिवाइड बाई 60 लॉग A का वैल्यू है 1.24 × 10⁻² और A-x का वैल्यू है 0.20 × 10⁻² मोल पर लीटर दोनों में, तो वो कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 छक्के 12, 6.02 आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो आगे इसको करते हैं। ये 2.303 जो है डिवाइड बाई 60 करेंगे, ये मिनट में आएगा, है ना, मिनट इनवर्स में, और यहाँ पर log 6.2 आएगा, तो log 6.2 का वैल्यू लिखेंगे, दोनों को इंटू करेंगे तो हमारा K का वैल्यू आ जाएगा, है ना। तो K = 0.03838 और डिवाइड बाई 60 करेंगे तो इतना आएगा log 6.2। log 6.2 का वैल्यू होता है 0.7924, ये वैल्यू होता है। इस वैल्यू को यहाँ रख देंगे, दोनों को इंटू कर देंगे, तो कोई इक्वल्स टू हो जाएगा 0.03838 इंटू 0.7924। किस में रहेगा ये, मिनट इनवर्स। K = आ जाएगा हमारा 0.036
0.04 पर मिनट। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे ही अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक k का मान इतना है। अब देखो, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का क्या है फॉर्मूला, ये चीज़ याद रख लो। 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग a बाई a माइनस एक्स। ठीक है, k का मान दिया है हमारे पास, अर्धायुकाल की गणना करना है। अच्छा, अर्धायुकाल करना है, ये तो समाकलन के लिए हो गया, वेग समीकरण के लिए। अर्धायुकाल का क्या रहता है फॉर्मूला, टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 डिवाइड बाई के। ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल का सूत्र है। तो टी हाफ गणना करना है, के का वैल्यू है, तो क्या हो जाएगा, टी हाफ इक्वल्स टू 0.693, के का मान क्या है 5.5 इंटू 10⁻⁻14 सेकेंड इनवर्स, तो वो हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो वो सेकेंड हो जाएगा। और यहाँ पे फिलहाल सेकेंड इनवर्स करते हैं, है ना। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 693/5.5 यानी कि 55 करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 0.126 इंटू 10⁻14 सेकेंड। ठीक है, ये हमारा के का वैल्यू आ जाएगा। इजी रहता है, बस कैलकुलेशन करना है, गुणा भाग करना रहता है। अब अगर आपको फार्मूला याद है तो ये सवाल जो है वो आराम से बन जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। किसी अभिकारक की सांद्रता 5 गुनी बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर 5 गुनी बढ़ जाती है। अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? अभिक्रिया की कोटि और वेग जो उसका प्रायोगिक निर्धारण है, अभी वो भी देखेंगे हम इसी वीडियो में कि अभिक्रिया की कोटि का प्रायोगिक निर्धारण कैसे होता है। फिलहाल ये कैलकुलेशन से हमें ये पता करना है कि अभिक्रिया की कोटि क्या होगी 5 गुनी बढ़ाने पर। तो देख लेते हैं इसे, क्या बोल रहा है। अभिकारक की सांद्रता 5 गुनी बढ़ाएंगे, यानी कि हमारे पास कोई रिएक्टेंट R है और अभिक्रिया का दर बढ़ जाता है ना। मान लो अभिक्रिया का दर R1 है, तो R1 इक्वल्स टू होगा R1 इक्वल्स टू होगा dr बाई dt इक्वल्स टू KR। यहाँ पर ऐसा कर देते हैं, A मान लेते हैं यहाँ पर, है ना। यहाँ पर हमको A कोई ज्ञात करना है तो इतना हम मान लेते हैं, है ना। और ये है R1 है ना, ऐसा, या इसको R1 लिखें या ऐसा लिखें, दोनों एक ही है। ठीक है, और R2 बराबर क्या होगा, R2 हमारा कंडीशन दे रहा है कि dr2 बाई dt इक्वल टू, क्या बोल रहा है, इस R को क्या करेंगे 5 गुना बढ़ा देंगे तो वेग जो है 25 गुना बढ़ जाता है। तो R2 जो है वो 25 गुना बढ़ जाएगा अगर हम K 5RA करें तो। ठीक है, ये कितना हो जाता है 25 हो जाता है। देखने को तो आराम से पता चल रहा है कि 5 जो है वो, अब इन दोनों को डिवाइड कर दो ऐसा, है ना। इतना डिवाइड बाई ये हो जाएगा, ये नीचे डिनोमिनेटर में रहेगा। तो इसे आगे कर लेते हैं हम, इक्वल टू यहाँ लिखते हैं, इसको काटो, यहाँ पर लिखते हैं R2 जो कि 25 है डिवाइड बाई R1 1 है इक्वल्स टू, क्या आ जाएगा, हमारा वेग जो है वो 25 गुना है तो R2 को भी R1 करेंगे 25 गुना करेंगे तो
ये 25 गुना है, R2 जो है वो R1 के 25 गुना है, तो 25 R1 हो जाएगा, ऐसे R1 ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा इसको बीच को छोड़ देते हैं, इसको लिखते हैं क्योंकि इसका इसका एक ही मतलब है ना। K इंटू 5R पावर A, और ये हो जाएगा K इंटू R पावर A इक्वल्स टू हो जाएगा, ये कट जाएगा तो 25 आएगा, बराबर हो जाएगा K कट जाएगा, R कट जाएगा, R के पावर A यहाँ भी आएगा, तो 5 के पावर A आएगा। इस A का वैल्यू क्या आएगा, इसे 25 को लिख सकते हैं हम 5 के पावर 2 लिख सकते हैं, अब 5 के पावर A, जब आधार सेम है तो A बराबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो A इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। ये आपका आंसर। कौन सी कोटि की अभिक्रिया होगी, यह होगी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। द्वितीय कोटि, स्क्वायर है ना, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। यह उत्तर हो गया हमारा। बड़ा आसान सा रहता है। वर्ग अगर जितना गुना बढ़ा रहे हैं रिएक्टेंट को, उतना ही गुना उसका वेग बढ़ रहा है ना, उतना ही है। 5 गुना किए तो 5 गुना ही बढ़ रहा है, तो प्रथम कोटि है। 5 गुना किए 25 गुना बढ़ रहा है, यानी 5 का स्क्वायर। 10 गुना किए तो 100 गुना बढ़ रहा है, 10 का स्क्वायर, तो द्वितीय कोटि है। अब 5 गुना किए हैं और 125, 5 पचे 25 पचे 125, 125 गुना बढ़ रहा है 5 गुना बढ़ाने पे, तो वो तृतीय कोटि हो जाएगा, है ना। ये इस प्रकार से देखने का शॉर्टकट है। अब ऐसा समझ लें, ऐसे सिर्फ सवाल को देख के ही हम इसे बना सकते हैं, ठीक है। तो अगला हमारा सवाल पे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल पे। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण होती है, ठीक है। 75% पूर्ण होने में क्या समय लगेगा, ये देखो, ये है सवाल मस्त। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समय ज्ञात करना है हमें। तो K इक्वल्स टू 2.303 डिवाइड बाई T, ये हमारा एक तो फॉर्मूला रहता है, ठीक है। 10 मिनट में 20% पूर्ण हो रहा है, तो इसे हम क्या लिख पाएंगे, 10 मिनट में 20% अगर कंप्लीट होगा तो समय क्या लगेगा बोल रहा है ना। तो 10 मिनट में 20% जो कंप्लीट हो रहा है, इसमें हम K की वैल्यू पहले सबसे पहले ज्ञात कर लेंगे। जो 20% कंप्लीट हो रहा है उसमें K की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे K की वैल्यू के लिए, T यहाँ पर हो जाएगा इक्वल टू लिखते हैं 2.303 डिवाइड बाई T है कितना, 10 मिनट, लॉग 20% पूरा हो रहा है। तो प्रारंभिक सांद्रता हम ये समझते हैं कि अगर परसेंट में दिया है तो 100% है ना। तो 100 डिवाइड बाई A माइनस एक, 100 माइनस 20 करेंगे तो कितना बचा है, 80 बचा है ना। 4 5/4, लॉग 5/4 क्या होगा, और ये डिवाइड बाई 10 कर देंगे तो K इक्वल टू आ जाएगा 0.2303 इंटू लॉग 5 माइनस लॉग 4। अब log 5 का वैल्यू क्या होता है, हम 1 से लेके 10 तक जो है log का वैल्यू, वो हम याद रखना चाहिए हमें इस प्रकार के सवाल को बनाने के लिए। तो log 5 का वैल्यू होता है 698.698 इक्वल टू होगा 0.2303 इंटू 0.698, ये ऐसे हो जाएगा, ये माइनस में है ना, ऐसा 698 माइनस log 4 की वैल्यू क्या होगा, log 4 की वैल्यू है 602, 0.6020। अब इसे कर देते हैं तो क्या वैल्यू आ जाएगा, 0.2303 इंटू, ये माइनस कर दिए तो 9, 8 में 2 गया 6, 9 में 0 गया 9, 6 में 6 गया 0, 0.0969 गुणा कर देंगे, इन दोनों का गुणा कर देंगे। तो हम अभी क्या ला रहे हैं, हम अभी K का वैल्यू ला रहे हैं।
प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। फिर 75% पे क्या टाइम लगेगा ये हम निकालेंगे। तो 0.2303 इंटू कर देंगे 0.0969। कैलकुलेटर से कर रहा हूँ भैया, है ना, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। हालांकि धीरे से करोगे तो आ जाता है, फालतू हमारा वीडियो लंबा हो जाएगा। ये हो जाएगा 0.02231, इतना आएगा। इसे हम लिख लेंगे 2.2 इंटू 10⁻, यहाँ इसको लिख लेंगे 2.2 इंटू 10⁻⁻2 आ जाएगा। कैसा आ जाएगा? ये हो जाएगा मिनट में, है ना, तो मिनट इनवर्स हो जाएगा। हमने इसको मिनट में लिया है, सांद्रता तो कट गया, ये मिनट हो जाएगा। के का वैल्यू हमें पता चल गया। अब हम निकालते हैं 75% के लिए। तो t इक्वल्स टू 2.303 डिवाइड बाई के का वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, है ना, log 100। 75% कंप्लीट होना है, 75% कंप्लीट हो जाएगा तो कितना बचेगा? 75 माइनस 100 माइनस 75, यहाँ पे बचेगा 25। तो t इक्वल टू हो जाएगा 2.303 बाई 2.2, क्या आया था? 2.231 इंटू 10⁻⁻2 log 25 चौके 100। और log 4 का वैल्यू क्या होता है? log 4 इक्वल टू होता है 0.6020। 0.60 को यहाँ पे कर देते हैं, t इक्वल्स टू आ जाएगा, इसको डिवाइड कर देते हैं पहले, है ना, इसे हम कर देते हैं डिवाइड 2.303। यहाँ आ जाएगा 1.0322 इंटू 10, ये वाला ऊपर जाके क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा, इंटू 0.6020। टी इक्वल टू आ जाएगा हमारा 62.14। ये मिनट में है ना, हमने के का वैल्यू मिनट में निकाला है, इसको मिनट में, मिनट इनवर्स में, तो ये हमारा आ जाएगा टी का मान इतना मिनट। ये हमारा आंसर हो गया। बस एक दो का मान दिए रहता है, तीसरे का मान इधर उधर दौड़ा भागा के निकालना रहता है ना, इतना ही है बस। ये कैलकुलेशन में थोड़ा सा टाइम लगता है कैलकुलेट करने के लिए। घर में हो कैलकुलेटर है तब तो ठीक है, और नहीं है तो एग्ज़ाम में आपको धीरे से इसको कहीं रफ सीट पे ले जाके एक एक करके इसको गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। अब और नेक्स्ट सवाल में आ जाते हैं हमारा। चलो 4 तो सवाल हो गए हमारे इस पे। अगला हमारा टॉपिक आता है तापमान गुणांक। ये तापमान गुणांक क्या है इसे हम समझ लेते हैं। देखिए, बहुत सारे अभिक्रिया का ऑब्जर्वेशन किया गया है ना, कई अभिक्रियाओं का परीक्षण करने के बाद हमें ये पता चला कि टेम्परेचर को, किसी अभिक्रिया के टेम्परेचर को अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाएं तो उसका वेग जो उसका अभिक्रिया का वेग दर जो है ना, वेग दर जो है लगभग कितना बढ़ जा रहा था? लगभग 2 गुना से ज़्यादा हो रहा था, 2 गुना से अधिक, 2 गुना या फिर उससे अधिक बढ़ जाता है। ये हमने लैब में ये हमने परीक्षण करके, यानी कि ऑब्जर्वेटिव हमारा जो ये रिजल्ट था ये हमने पाया है। वैज्ञानिकों का ऐसा कहना है कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाओ तो लगभग उसका वेग जो है दुगुना हो जाता है और 3 गुने से कम रहता है। तो इसे अगर n कहें, है ना, अगर n लें वैल्यू, तो ये 2 से ज़्यादा रहता है। ये जो गुणा, जितना गुना होता है टेम्परेचर
10 गुना बढ़ाने पे जो वेग जितना गुना होता है उसे अगर n लें तो ये 2 से बड़ा रहता है, 2 गुना से ज़्यादा, और 3 से छोटा रहता है। ठीक है, तो इसे हम पता लगाते हैं वेग स्थिरांक के जो दर है उसके वेग स्थिरांक के अनुपात से, वेग स्थिरांक के अनुपात से। तो ये जो तापमान गुणांक है इसे हम अगर परिभाषित करें तो यह हो जाएगा हमारा किसी अभिक्रिया का तापमान गुणांक उस अभिक्रिया के 10 डिग्री के अंतर से दो तापक्रमों पर निकाले गए वेग स्थिरांकों का अनुपात है। मान लो हमारे पास एक अभिक्रिया है ए से बी, है ना। ये अगर रूम टेम्परेचर पर माने 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो रहा है तो इसका K1 हमारा वेग स्थिरांक है, और वही चीज़ अगर 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे A टू B करें तो इसका वेग स्थिरांक K2 आता है। तब हमारा तापमान गुणांक n जो है इसे ईटा मान सकते हैं, इक्वल टू हो जाएगा हमारा K1 डिवाइड बाई K2। ये इस प्रकार से हो जाएगा K1 डिवाइड बाई K2, नहीं ज़्यादा ये है ना, ज़्यादा वाला ऊपर में रहता है, K2 डिवाइड बाई K1 ऐसा हो जाएगा, है ना। ऊपर नीचे नहीं करना, जो ज़्यादा वैल्यू है, जैसे किसी ज़्यादा संख्या में छोटे संख्या को घटाया जाता है हमेशा, वैसे ही बड़ी संख्या से छोटे संख्या को डिवाइड करेंगे। अगर हमें गुणांक जानना है कि कितना गुना है ना। आगे अभी चल के हम इसमें बताऊंगा आपको कि अभिक्रिया की कोटि को जो प्रायोगिक विधि है निर्धारण करने का, उसमें जो दूसरा विधि है हमारा, है ना, प्रारंभिक वेग विधि, उसमें ये चीज़ काम आएगा कि प्रेक्षण 2 से हम 1 को घटा रहे हैं, भाजित कर रहे हैं, या 1 से 3 को भाग कर रहे हैं, तो उसको 3 से 1 को नहीं 1 से 3 को करेंगे, ऐसा क्यों, ये चीज़ वहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन होगा। ये इस कॉन्सेप्ट पे होता है। तो ये दो जो है, ये टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड का है, ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड का है, तो इसका वैल्यू ज़्यादा रहेगा, तो ये 1 को यहाँ रखेंगे तो ये 1 और ये डबल हो जाता है। तो इसका जो ये गुणांक है इसे हम तापमान गुणांक कहते हैं। एक बार फिर से इसका परिभाषा देख लेते हैं कि समझ लेते हैं अच्छे से। तापमान गुणांक ये आता है भैया एग्जाम में, है ना। तापमान गुणांक वह अनुपात है जो 10 डिग्री सेंटीग्रेड के अंतर से कोई अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का अनुपात, 10 डिग्री सेंटीग्रेड के अंतर में अभिक्रिया के वेग स्थिरांकों का अनुपात। बस इतना याद रखो, वेग स्थिरांकों का अनुपात है ये। तो ये ईटा लिख सकते हैं, इसे हमने n लिखे हैं, ईटा लिख सकते हो, इसको तापमान गुणांक मानो। तो ये हो जाएगा K2 25 डिग्री सेंटीग्रेड को इसमें क्या लिखते हैं केल्विन में, 273 प्लस 25 तो 298, तो यहाँ पर K2 308 हो जाएगा, 35 डिग्री, है ना। और K1 यहाँ पे हो जाएगा 298। इसे हम कहते हैं तापमान गुणांक। अगर आपसे पूछ ले कि एक अभिक्रिया है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसका वेग स्थिरांक कितना है, 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे वेग स्थिरांक इतना है, तो इसका तापमान गुणांक क्या होगा। तो उसका तापमान गुणांक निकालने के लिए कर दो K2 बाई K1 करके, जो वैल्यू आएगा 2.321, 2 से 3 के बीच में आएगा, है ना। तो समथिंग समथिंग जो आएगा उसको आंसर लिख दो, ऐसा बन जाएगा ये आराम से। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक चलते हैं। अगला हमारा टॉपिक है कि वेग नियम तथा अभिक्रिया की कोटि को निर्धारण करने का प्रायोगिक विधि। कक्षा 12वीं के सिलेबस में इसमें से 2 विधियां डिस्कस की गई हैं। तीसरी विधि जो है समाकलित समीकरण विधि, यह हल्का फुल्का जानकारी है पर बहुत ज़्यादा डिटेल पे नहीं है, ना एग्जाम्पल है ना, तो ये उतना ज़्यादा अभी हम खास नहीं लेंगे इसको। हम ये 2 विधियों के बारे में बात करेंगे, ग्राफीय विधि और प्रारंभिक विधि। तो बात करें हम ग्राफीय विधि की, तो ग्राफीय विधि द्वारा अभिक्रिया की कोटि को 2 ग्राफ के द्वारा ज्ञात किया जाता है। सबसे पहले एक ठो ग्राफ बनाया जाता है, टाइम t x एक्सिस पे टाइम t लिया जाता है और y एक्सिस पे लिया जाता है अभिकारक का सांद्रता, और ये टाइम t। हम अभिक्रिया के वेग को प्रायोगिक निर्धारण कैसे करते हैं। वेग निर्धारण करने के लिए हम सबसे पहले करते हैं प्रैक्टिकल, उसका निकालते हैं, हम मेजरमेंट लेते हैं t समय के बाद में क्या क्या उसका कॉन्सेंट्रेशन बच रहा है।
तो वही जो रहेगा उसका हम ऐसे इसका कर देंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जिसमें हमें इस प्रकार से एक वो दिखाई देगा, ये ऐसा कर्व मिलेगा, है ना, ऐसा करके ऐसा कर्व मिलेगा अभिक्रिया के वेग का। कॉन्सेंट्रेशन और टाइम पे ऐसा हम ग्राफ खींचें तो इस प्रकार से मिलेगा। इसका हम स्लोप लेंगे, है ना, कोई अभिक्रिया है उसका हम क्या कर रहे हैं, मेजरमेंट ले रहे हैं, तो इसका हम स्लोप बनाएंगे और स्लोप के बाद फिर क्या ज्ञात करेंगे, उसका हम दर ज्ञात करेंगे। तो अभिक्रिया की दर बराबर होता है डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, यानी कि स्लोप, यही स्लोप रहेगा। तो ये इसको हम x लेंगे, यहाँ x2 और x1 लेंगे और यहाँ पर ऐसा इसे टच करता हुआ हम एक ठो स्लोप बनाएंगे, है ना। स्लोप कुछ इस तरीके से रहेगा ऐसे, और ये स्पर्श रेखा का ये ऐसा स्पर्श रेखा रहेगा, इसका स्लोप इतना, ये x2 माइनस x1 और ये t2 माइनस t1 करेंगे, डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी करेंगे तो दर हमें पता चल जाएगा। जो दर आएगा उसे हम y एक्सिस पे लेंगे और यहाँ पर लेंगे हम अभिकारक की सांद्रता को, ठीक है। हम लेंगे यहाँ पे अभिकारक की सांद्रता को, A का कॉन्सेंट्रेशन किसमें, मोल पर लीटर पे लेंगे, है ना। तो इस पे लेंगे और जो दर आएगा, दर का जो एक एक मान आएगा, 1 2 3 ऐसे दर का मान आएगा, उस दर को इस एक्सिस पे लेंगे और इसका यहाँ पर लेंगे। जब कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहेगा, यहाँ पर ज़्यादा रहेगा तो अभिक्रिया का दर भी ज़्यादा रहेगा, फिर कम रहेगा तो ऐसे कम रहेगा, ऐसे करके वैल्यू आएगा। तो हमें एक बार इस पे करके देखना है। अगर यहाँ पर हमें सीधी लकीर मिलती है, यहाँ पे सीधी रेखा मिलती है, तो वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। और अगर इसे हम इसका वर्ग करने पर, यानी कि मोल स्क्वायर लीटर -2 करके इतने पे हम जो कॉन्सेंट्रेशन उसे डबल करने पे हमको अभिक्रिया का दर क्या मिलता है ना, उसे अगर डबल कर देंगे और उसमें जो मिलेगा उसका हम एक बार ग्राफ का बनाएंगे। तो जिस ग्राफ में हमें ये सीधी लाइन मिलेगी, है ना, मान लीजिए इसमें हमें कुछ इस प्रकार से लाइन मिलती है, ऐसे लाइन मिलती है, तो हम इससे आगे बढ़ जाएंगे और उसे हम डबल करेंगे, उसके बाद उसका दर निकालेंगे और उसका फिर ऐसे अभी लाइन निकाल के ऐसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो जो ऐसा ग्राफ बनाएंगे उसमें जिस जिस मात्रा में उसे डबल करने पे, ट्रिपल करने पे, कितने करने पे, जिस पे ऐसा हमें लाइन मिले, वो उस रिएक्टेंट का, उस अभिक्रिया का ये वह कोटि रहेगा, है ना। तो ये वर्ग रहेगा तो इस पे आएगा तो वह द्वितीय कोटि हो जाएगा, और जिस पे ऐसा मिलेगा वो प्रथम कोटि रहेगा। तो ग्राफिक विधि द्वारा इस प्रकार से निर्धारण किया जाता है कोटि का, है ना। हम देखते हैं प्रारंभिक वेग विधि। प्रारंभिक वेग विधि में क्या रहता है कि हमारे पास मेजरमेंट लेते हैं कि हमारे पास C प्लस ए है, या फिर हम कहें कि A प्लस अभिक्रिया है हमारे पास, जैसे इसे हम लिख लेते हैं A से B है ना। तो A यहाँ पर दो अभिक्रिया ले लेते हैं, अपन अभिक्रिया लेते हैं C प्लस ए करके, ऐसे दो अभिकारक हैं वो B बनाता है। तो इनका प्रारंभिक सांद्रता जो है वो हम एक टेबल पे ले लेते हैं, उसे बढ़ा के कम करके, एक की सांद्रता को स्थिर रखेंगे, दूसरे की सांद्रता को डबल करके देखेंगे तो अभिक्रिया के वेग में क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसका रिएक्शन रेट पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, और इसे स्थिर रखेंगे और इसे अगर डबल करेंगे तब उसके रिएक्शन रेट में क्या प्रभाव पड़ रहा है, प्रारंभिक रिएक्शन रेट से अगला रिएक्शन रेट जो है उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। इन चीज़ों को देख के हम उसका गुना कितना आ रहा है ये देखेंगे और उससे हमें पता चल जाएगा कि अभिक्रिया की कोटि क्या है। तो इसमें एक सवाल भी आता है, इसमें जैसे परीक्षण लेते हैं हम ऑब्जर्वेशन, तो इतने कौन से 10 में 10, ये तो दोनों सेम ही है, यहाँ पे प्रारंभिक मिल जाएगा, हमें प्रारंभिक आर मिल जाएगा। इसको डबल कर दिए 20 और इसको 10 ही रखे, तो यहाँ पे जो आएगा ना उतना डिवाइड बाई ये करेंगे तो हमें इसके सापेक्ष में, इसको डबल करेंगे इसके सापेक्ष में हमें अभिक्रिया की कोटि का पता चल जाएगा। तो इस पे कैसे करते हैं ये हम एक सवाल देख लेते हैं, तो ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, है ना। तो एक प्रश्न करते हैं, हमारे पास ऐसा प्रश्न है कि Cl2 प्लस 2NO ये जो है नाइट्रिक ऑक्साइड, है ना, ये दोनों क्रिया करके बनाते हैं 2NOCl बनाते हैं, है ना। तो हमें इसके सापेक्ष क्या अभिक्रिया की कोटि है, इसके सापेक्ष क्या अभिक्रिया की कोटि है, ये हमें ज्ञात करना है। हमें प्रश्न में ही ये ऑब्जर्वेशन दिया रहता है कि लैब में ये ऑब्जर्वेंट आता है, इतने कॉन्सेंट्रेशन पे इतने इतने जब कॉन्सेंट्रेशन रहता है तो उसका रेट जो है ये है, इतने पे इसका रिएक्शन का रेट ये है, इसका रिएक्शन का रेट ये है। तो हमें पता करना है कि अभिक्रिया की कोटि क्या है।
तो अभिक्रिया की कोटि के लिए हम क्या करेंगे, किसी भी दो मेजरमेंट का, जैसे कि देख लेते हैं, अगर हम एन के सापेक्ष में अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करें तो यहाँ पे अलग अलग वैल्यू है, यानी कि इसके वैल्यू में परिवर्तन है, इसके वैल्यू में परिवर्तन नहीं है, तो ये दोनों हम मेजरमेंट लेंगे। तो मेजरमेंट नंबर 2 डिवाइड बाई मेजरमेंट नंबर 1 करेंगे अगर, तो दर 2 डिवाइड बाई दर 1 इक्वल टू हो जाएगा उनका कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है 0.30 के घात जो भी हो जाएगा, इसका घात क्या आएगा, जो घात आएगा हम वेग नियम से क्या लिखते हैं, वेग नियम से लिखते हैं कि R इक्वल टू के ए, उसके घात में जो रहेगा यहाँ पर ए आएगा, है ना। तो ये R डिवाइड बाई जो लेंगे, है ना, R1 R2 लेंगे, तो इसका जो आएगा सामने में जो वैल्यू आएगा कितना, उसका जो रेट है कितना गुना रहेगा इसी एक घात में, उसे शो करेंगे तो उससे हमें पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे ए लेते हैं, डिवाइड बाई ले लेते हैं हम 0.010, ये वाला हो गया, और ये इसी में इंटू रहेगा क्योंकि अभिक्रिया एक यहाँ पे बी भी है, यानी कि इस एक दो ठो है ना, तो इसको लेंगे तो यहाँ पे तो सेम है, ये सेम है, ये सेम है, तो 20 रहेगा, 0.20 है ना, ये दोनों कट जाएगा, ये एक कम और ये 3 में आएगा, 3 का पावर ए हो जाएगा। और दर क्या है, दर लिख लेते हैं, यहाँ पर दर है 2.16, यहाँ पर है 2.40 इंटू 10⁻⁴ है, इंटू 10⁻³ है, तो 21.6 हो जाएगा। इसको 4 करेंगे तो 4 फिर कट जाएगा, तो आगे आएगा 21.6 डिवाइड बाई 2.40, इसका वैल्यू 1 और ये 9 जब जाएगा 9 आएगा, है ना। तो हमारे पास आ जाएगा क्या, 3 के पावर a इक्वल टू 9, तो इसे 3 के पावर 2 कर सकते हैं, 3 है तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा, a इक्वल टू आ जाएगा 2, है ना। तो ये हमारा द्वितीय कोटि का अभिक्रिया हुआ, ये वाला द्वितीय कोटि का। अब ये दोनों स्थिर है, इसका मिल गया हमें, ये द्वितीय कोटि है ना, ये दोनों स्थिर है, इन दोनों में परिवर्तन है, तो इन दोनों का करके देखें, इतना डिवाइड बाई ये करेंगे, ये दोनों कट जाएगा, ये 1 और ये 2, है ना, क्या आएगा 2 आएगा इधर, और ये 16 दूने 32, 2 दूने 4, ये 1 और ये 2 आएगा, यानी कि इसे डबल करने पे ये डबल हो रहा है, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो a की वैल्यू 1 आएगी तो हमारा जो पूरा अभिक्रिया का है, यानी कि ये 1 प्रथम कोटि अभिक्रिया क्लोरीन के सापेक्ष और NO2 के सापेक्ष हमारा है द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, तो कुल जो हमारा है वो तृतीय 3 हो जाएगा। तृतीय कोटि की अभिक्रिया, हमारा जो अभिक्रिया है वो तृतीय कोटि का अभिक्रिया हमें मिलेगा। तो इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन किया जाता है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, थ्योरेटिकल एग्जाम, कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी आते हैं, है ना। वैल्यू दिया रहेगा, ऐसा टेबल दिया रहता है, रेट का वैल्यू और 2-3 ठो वो दिया रहता है, हमें इस प्रकार से इतना डिवाइड बाई ये हमारा जो ऑब्जर्वेशन है, दूसरा से पहला को या पहला से एक को स्थिर रखेंगे, दूसरा में बदलाव है तो उससे करके देखेंगे, दूसरे को स्थिर रखेंगे, पहला में बदलाव है उसे करके देखेंगे। इतना करने के बाद हमें मिल जाता है कि अभिक्रिया का कोटि हमारा क्या है ना। तो ये हमारा अभिक्रिया कोटि का प्रायोगिक निर्धारण था। अब हम आ जाते हैं हमारा अगला टॉपिक, हमारा अगला टॉपिक है कोलेजन थ्योरी, संघट्ट सिद्धांत, है ना। कोई भी अभिक्रिया है ना, जो रिएक्शन कर रहा है तो उस पर संघट्ट सिद्धांत क्यों दिया है ना। वेग स्थिरांक की ताप पर जो निर्भरता है, जो हमारा वेग स्थिरांक है वो टेम्परेचर पे जो डिपेंडेंसी रहता है, उसकी व्याख्या करने के लिए सिद्धांत दिया है कोलेजन थ्योरी, संघट्ट सिद्धांत, और एक होता है ट्रांजिशन थ्योरी। ट्रांजिशन थ्योरी तो नहीं है सिलेबस में, इसे हम आगे पढ़ेंगे, अभी फिलहाल यही कोलेजन थ्योरी को ही पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है ये चीज़, है ना। ट्रांजिशन स्टेट को आप कॉलेज में जब जाओगे तो पढ़ोगे, हायर स्टडी में वो सब आते हैं। तो संघट्ट सिद्धांत जो है ये गैस के लिए है, स्पेशली किसके लिए, गैस मॉलिक्यूल्स के लिए रहता है। इस सिद्धांत को क्या है कि मैक्स ट्राउट और विलियम लेविस ने दिया था सन 1916 या 1918 के आसपास में। इन्होंने, दो साइंटिस्ट थे, मैक्स ट्राउट और विलियम लेविस। इनका ये कहना था कि गैसों का जो अणु है जिनमें अभिक्रियाएं होती है, इन अणुओं को उन्होंने ठोस गोलों के रूप में माना। ये गैसों के गतिज ऊर्जा के सिद्धांत पर आधारित है। देखिए गैस जो है, जब गैस रहता है तो गैस कहीं भी स्थिर नहीं रहता, गैसों में गति होते रहता है।
तो गैसों में जो रिएक्शन है वो गैसों के गतिज के कारण, गतिज जो ऊर्जा है, जो गति है, उस गतिज के कारण होता है, उस सिद्धांत से होता है। इसलिए उन्होंने गैस के अणुओं को गोलों के रूप में माना है और गति करते हुए दोनों आपस में टकराते हैं। दोनों तीनों, दो ठो होता है, तीन ठो के बीच होता है, तो वो गैस के अणुओं, गोल अणुओं के मध्य क्या होता है, दोनों के बीच में टकराव होता है। तो उस टकराव की वजह से ही उसका एक्टिवेशन एनर्जी से ऊपर जाता है, उन दोनों का एनर्जी, नए बंद पुराने बॉन्ड जो हैं वो टूटते हैं और नए बॉन्ड फॉर्म होते हैं। तो इस संघट थ्योरी के हिसाब से उन्होंने दिया है संघट सिद्धांत। इसमें उन्होंने कहा है कि जब टक्कर होता है, उस जो टक्कर की जो आवृत्ति है, उनकी जो फ्रिक्वेंसी रहेगी, उस पर निर्भर करेगा क्या चीज़, इनका अभिक्रिया का वेग। तो आवृत्ति जो है वो जो टकराने से होता है, जो फ्रिक्वेंसी आता है, उसे इन्होंने कहा है कि उस आवृत्ति पे निर्भर करता है अभिक्रिया का वेग। उस आवृत्ति को मेजरमेंट करने के लिए उसका इकाई लिया है इन्होंने। इकाई इन्होंने लिया है कि कोई मिश्रण है, अभिक्रिया के मिश्रण का इकाई आयतन में जितना प्रति सेकंड कोलेजन होगा, कोई इकाई आयतन है, कोई एक तो भी कोई इकाई आयतन ले लेते हैं, उस आयतन में प्रति सेकंड में जितना टकराव होगा उतना वो उसका आवृत्ति कहलाएगा। और इसके हिसाब से इन्होंने एक संबंध दिया कि वेग जो है इक्वल टू जेड ए बी इंटू ई के पावर ई ए बाई आर टी रहता है। आर टी इसलिए है क्योंकि ये टेम्परेचर के हिसाब से गतिज जो है, गतिज ऊर्जा जो है, जो गति है गैसों का, जो आना जाना है, टकराना है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। और आर यहाँ पे गैस कांस्टेंट है, आप तो जानते हैं आर की वैल्यू जूल में या फिर कैलोरी में रहता है, तो अलग अलग 8 पॉइंट समथिंग इधर उधर रहता है ना। वो बात करेंगे जब इसका न्यूमेरिकल बनाएंगे तो इसकी वैल्यू वहाँ पे डिस्कस करेंगे। और ई ए जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी है। जेड यहाँ पर, जेड जो है, ये जेड है हमारा आवृत्ति। जेड क्या है, जेड है संघट आवृत्ति। इकाई आयतन में प्रति सेकंड जो संघट होता है उसे जेड की वैल्यू कहते हैं। और इनटू रहता है हमारा एक्सपोनेंशियल, हमारा ई ए बाई आर टी रहता है। इस अणुओं का ये वह भाग है, इतना जो है ना, इसे ये शो करता है अणुओं के उतने भाग को जितना का एक्टिव टकराव होने से, जितना टकराएगा, टकराव होने से उन अणुओं का जो एक्टिवेशन एनर्जी है, उनका जो सक्रिय ऊर्जा है, वह पार कर जाता है। कोई भी अभिक्रिया होने के लिए उनका जो सक्रिय ऊर्जा है, इस सक्रिय ऊर्जा को पार करना उन्हें पड़ता है। बॉन्ड का टूटना उसी को कहते हैं। बॉन्ड जब सक्रिय ऊर्जा के ऊपर उनको पास एनर्जी पहुंच जाता है अणुओं, मॉलिक्यूल के पास, तो उनका बॉन्ड टूटता है और वो तुरंत ही फिर नया बॉन्ड बना के ऊर्जा कम होता है और स्टेबल कोई नया बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं। अगर इसे ग्राफ के रूप में प्रेजेंट करें एक्टिवेशन एनर्जी को, है ना, एक्टिवेशन एनर्जी है वो भी हम देख लेंगे। हम एक तो रहता है थ्रेशोल्ड एनर्जी, है ना, तो ये इस प्रकार से रहेगा। ग्राफ हम लें तो ग्राफ रहेगा ये इस प्रकार से। इस पे एक्टिवेशन एनर्जी जो है, यहाँ पे हमारा रिएक्टेंट रहता है और ये ऐसे इसका जो एनर्जी है वो बढ़ता है और ऐसे करके यहाँ से ये जो छलांग है, एनर्जी का जो छलांग है ना, यहाँ पे स्टेट में रहता है सामान्य अवस्था में। जब टकराव होता है तो इसकी एनर्जी बढ़ती है और ये जो एक्टिवेशन एनर्जी लेवल है, एनर्जी बैरियर है इतना, है ना, यहाँ से जब एनर्जी ज़्यादा होता है तब यहाँ पे बॉन्ड डिसोसिएट होता है और नीचे आता है बॉन्ड, नया बॉन्ड फॉर्म करके स्टेबल अपना जो स्टेट बना लेता है, स्टेबल परमाणु जो स्टेबल मॉलिक्यूल बना लेते हैं, स्टेबल अणु बना लेता है। इस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया जो है वो होता है। अब ये एक्टिवेशन एनर्जी जो है ये वो एनर्जी होता है जितने में कि बॉन्ड टूट जाए। ये एनर्जी की वो न्यूनतम मात्रा है जितना कोई अणु उतना एनर्जी देने पे वो बॉन्ड टूट के नया बॉन्ड फॉर्म कर ले। उसको एक्टिवेट करने के लिए, यहाँ तक ले जाने के लिए, बॉन्ड तोड़ने के लिए जितना एनर्जी की आवश्यकता होती है उसे हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है। एक होता है हमारा देहली ऊर्जा, यहाँ यहीं पे क्लियर कर लेते हैं अपन। सक्रिय ऊर्जा तो होता है वह न्यूनतम मात्रा जो
अणु को चाहिए रिएक्शन करने के लिए, है ना, यह न्यूनतम मात्रा इसे पार करने के लिए इसके पास क्या है, इतना रहता है, पहले से इंटरनल एनर्जी रहता है। यहाँ पे 0 है, लेकिन अणु के पास इतना इस लेवल पे रहता है, ये इंटरनल एनर्जी है। उसे और एनर्जी देते हैं तो ये वहाँ तक जाता है और यहाँ पे बॉन्ड तोड़ देता है और फिर आ जाता है। तो ये टकराव जब गोले के रूप में जो रहते हैं ये दोनों आपस में टक्कर करते हैं तो इसके फ्रिक्वेंसी के हिसाब से जो है एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ता है। एक्टिवेशन एनर्जी तक जो है अणु की एनर्जी जो है एक्टिवेशन एनर्जी को पार करने तक बढ़ जाता है और फिर रिएक्शन होता है। ये टक्कर सिद्धांत ऐसा बोलता है, ये जो कोलिजन थ्योरी है, संघट्ट सिद्धांत जो है ये ऐसा बोलता है कि इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है ये पता चल गया। अब होता है देहली ऊर्जा। ये देहली ऊर्जा क्या होता है, तो ये जो गतिज के कारण हो रहा है ना, ये जो फ्रिक्वेंसी है टक्कर जो है, ये गैस मॉलिक्यूल की जो गति है, इनके गति करने के लिए जो आवश्यकता होती है गतिज ऊर्जा के लिए, इनको गति की जो ऊर्जा रहती है उसे ही देहली ऊर्जा कहते हैं। देहली ऊर्जा वह न्यूनतम मात्रा है जो गैसों के मॉलिक्यूल को गति में ला दे, ये समझ लीजिए, है ना। सक्रिय ऊर्जा देहली ऊर्जा में यही अंतर है, जो गति में लाने के लिए, टक्कर के लिए जो कारण बनता है, जो टक्कर बनाता है, वही देहली ऊर्जा है ना। इसे ही थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं, जो आपस में टकराता है और टकराने से जो अणु की जो एनर्जी जाती है उसे कहते हैं सक्रिय ऊर्जा। ठीक है, तो देहली ऊर्जा सक्रिय ऊर्जा में यही अंतर रहता है। तो ये जो टक्कर है यहाँ पर हम लिए हैं कि ये अणु का वह भाग है जितना का टक्कर से, ये उतने अणु हैं जिस टक्कर से नए बॉन्ड बना रहे हैं। टक्कर तो बहुत सारे जो अणु हैं, ऐसे बहुत सारे अणु हैं, इन सभी अणुओं के बीच टक्कर होता है, लेकिन प्रभावी टक्कर कहा जाए। प्रभावी टक्कर किसे कहते हैं, प्रभावी टक्कर उतने कहते हैं कि मान लो 10 ठो मॉलिक्यूल आपस में टकरा रहे हैं तो उसमें से 3 मॉलिक्यूल ऐसे रहेंगे जिनका टक्कर ऐसे रहेगा कि जिनका ओरिएंटेशन जो है वो एकदम बराबर रहेगा, ऐसे टकराएंगे। ऐसा नहीं कि ऐसे इधर गया, इधर साइड से टकरा के इधर भाग गया, नहीं, दोनों बराबर टकराएंगे एकदम सीधी दिशा में, ऐसे सीधी दिशा में टकराएंगे। तो जितनी जो टकराव है, जिसका टकराव अच्छा रहता है उतने का ही एक्टिवेशन एनर्जी पार कर पाता है और वही लोग ही बॉन्ड बना पाते हैं। टकराव तो सभी जो होता है, लेकिन सभी बॉन्ड नया बॉन्ड फॉर्म नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के टक्कर को ही प्रभावी टक्कर, प्रभावी टक्कर से जितने अणु प्रभावी टक्कर करते हैं उनकी संख्या, जो उनका जो प्रभाज रहता है, ये जो e की पावर EA/RT है, ये वही चीज को दर्शाता है और ये हमारा फ्रिक्वेंसी को दर्शाता है। तो इसी को कहा गया है, इसी को उन्होंने मैक्स ट्राउट और विलियम लेविस जो है इसी को संघट्ट सिद्धांत दिया है। तो संघट्ट सिद्धांत के जो प्रमुख सारांश है वो हम देख लेते हैं, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। प्रमुख सिद्धांत क्या है हमारे पास संघट्ट सिद्धांत का, कि उपयुक्त गतिज ऊर्जा का होना आवश्यक है। बिना गतिज ऊर्जा के टक्कर कैसे होगा उनमें, है ना। जब टकराएंगे नहीं, जिससे प्रभावी टक्कर नहीं होगा, तो फिर बॉन्ड एक्टिवेशन एनर्जी को पार ही कैसे करेगा। एनर्जी जो है अणुओं की एनर्जी उस एक्टिवेशन एनर्जी के लेवल को पार ही नहीं करेगा, पार ही नहीं करेगा तो नए बॉन्ड फॉर्म ही नहीं हो पाएंगे। यानी कि गतिज ऊर्जा का होना आवश्यक है। ये टक्कर सिद्धांत जो टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी है ना, ये चीज याद रखिएगा। कोई कोई रिएक्शन जो है उसका जो वेग स्थिरांक है वो ताप पे निर्भर करता है। ताप बढ़ाएंगे तो टक्कर, गतिज ऊर्जा गैसों में ये जो गतिज ऊर्जा है ताप बढ़ाने पे और बढ़ जाएगा, और बढ़ेगा तो उनका प्रभावी टक्कर और बढ़ जाएगा। तो उसकी जो प्रभावी टक्कर से उसके जेड की वैल्यू, जेड ए बी की वैल्यू, फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी और इसकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी, तो उसका वेग का मान भी बढ़ जाएगा। ई के पावर EA/RT, इसका वैल्यू बढ़ जाएगा, इसका वैल्यू बढ़ जाएगा, तो ऑलरेडी वेग का वैल्यू भी ताप बढ़ाने पे बढ़ जाएगा। संघट्ट सिद्धांत यही कहता है। ठीक है, सक्रिय अवस्था में होना, देखिए सक्रिय अवस्था में, एक्टिवेटेड अवस्था में जितने मॉलिक्यूल हैं, जो थोड़े बहुत जिनका एनर्जी जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी थोड़ा सा लेवल पे है कि वो जल्दी से उसको अगर टेम्परेचर दिया जाए, उनका टक्कर कराया जाए तो वो नए बॉन्ड बना पाए, है ना। तो सक्रिय अवस्था में रहेगा वही जल्दी बनाएगा। टक्कर के समय सही अभिविन्यास का होना, अभी बात किए थे अपन, सही अभिविन्यास का होना जरूरी है ना। अब ये दोनों आपस में टकराएंगे तो सही है, और इसी में अगर कह लें कि ये दोनों, ये जो मॉलिक्यूल है ऐसे आ रहा है, इस पे ये मॉलिक्यूल ऐसे आ रहा है, ऐसे टकरा रहा है, इन दोनों के बीच में, इन दोनों से एकदम प्रभावी टक्कर नहीं हो रहा है। अगर H2 मॉलिक्यूल देखें तो H2 मॉलिक्यूल समझ लो ऐसा है, I2 मॉलिक्यूल देखें दोनों के बीच में टक्कर हो रहा है, ऐसा है।
ये दोनों आपस में टकराएंगे, ऐसे ये दोनों आपस में टकराएंगे तो प्रभावी टक्कर है, तो बढ़िया प्रभावी टक्कर रहेगा, तो जो उत्पाद है 2HI है ना, ये बढ़िया बनेगा। लेकिन इसी में जो है कुछ अणु ऐसे आ गए कि ऐसे बगल से आ गए ऐसे, तो इनका प्रभावी टक्कर नहीं होगा, वो साइड से निकल जाएंगे, तो इनका सही अभिविन्यास होना आवश्यक है। कोलेजन थ्योरी की ये तीनों सारांश हैं। इन तीनों के हिसाब से अगर टक्कर होता है तो ताप बढ़ाने पे उसका जो वेग है वह वेग बढ़ता है। ये वेग बराबर होता है ZAB। इसी को आर्हेनियस समीकरण में हम पढ़ेंगे कि इसी को आर्हेनियस ने भी यह समीकरण दिया है और उसके हिसाब से आर्हेनियस समीकरण का व्यंजक भी निकलेगा, है ना, आर्हेनियस सिद्धांत। तो कोलेजन थ्योरी में इतना ही था, हम आगे बढ़ते हैं, अब आर्हेनियस सिद्धांत पढ़ते हैं। यहीं पे हमने क्या जान लिया, सक्रियण ऊर्जा और देहली ऊर्जा। देहली ऊर्जा कारण रहता है कि गतिज ऊर्जा में लाने के लिए, गति जो है गैसों की गति को बनाने के लिए जो ऊर्जा रहता है वो देहली ऊर्जा है, समझ लो। और जो बॉन्ड बनाने के लिए, जो इतना एक्टिवेट करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है वो एक्टिवेशन एनर्जी रहता है। इन दोनों में यही फर्क है, ठीक है। अब आते हैं हम, ये तो समझ लिए अपन, है ना, आर्हेनियस समीकरण, ठीक है। तो आर्हेनियस सिद्धांत को पहले समझते हैं और फिर समीकरण को इसका लिखेंगे। आर्हेनियस का सिद्धांत जो है हमारा कि अभिक्रिया के वेग का स्थिरांक जो है, वेग स्थिरांक के, इसे लिख लेते हैं हम। आर्हेनियस ने बताया कि वेग स्थिरांक के जो है ये होता है, ये जो वेग स्थिरांक के का वैल्यू है ये अभिक्रिया के ताप को बढ़ाने पर उसके वेग में चरघातांकी वृद्धि होता है ना। वेग में घातांक के हिसाब से वृद्धि होता है, जितना बढ़ाते जाएंगे तो एक चरघातांकी एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होता है, जिसे आर्हेनियस ने समांगी गैसीय अभिक्रियाओं के तापमान के साथ वेग परिवर्तन को दर्शाने के लिए दर स्थिरांक के, ये जो दर स्थिरांक के और तापमान में T और सक्रिय ऊर्जा E के बीच में संबंध बताया। जैसे यहाँ पर A और E के पावर माइनस EA, वही टक्कर सिद्धांत के समान ही, यहाँ पे Z नहीं A ले रहे हैं, वहाँ पे वेग था, तो आर्हेनियस ने बताया कि वेग स्थिरांक के साथ में चरघातांकी वृद्धि होता है, ये आर्हेनियस ने बताया। कोलेजन थ्योरी में टक्कर सिद्धांत में हमने जाना कि वेग जो है वो प्रभावी जो आवृत्ति है, जो संघट आवृत्ति है, और जो प्रभावी प्रभाज है अणुओं का, वो प्रभाज जो प्रभावी टक्कर करते हैं उन दोनों पे डिपेंड करता है वेग। और आर्हेनियस ने बताया कि वेग का जो स्थिरांक है वो EA/RT ऐसा इस इक्वेशन के हिसाब से होता है। ये आर्हेनियस ने समीकरण बताया। ए जो है ये चरघातांकी आवृत्ति है, इसे हम वही कह सकते हैं संघट आवृत्ति है, समझ लो, कोलेजन का फ्रीक्वेंसी है। और ये EA जो है ना, ये घातांक कारक है, ठीक है। तो आर्हेनियस ने कल्पना की, उसमें ये बताया कि वही अणु जो है वो टक्कर करते हैं, कोलेजन थ्योरी से ही आर्हेनियस इंस्पायर होकर बनाया कि टक्कर करते हैं और उससे बनता है। तो वे अणु टक्कर उत्पाद बनाते हैं जिनका ऊर्जा का मान अधिक होता है। सक्रिय अणु जो है, एक्टिवेटेड अणु जो है, इनका ज़्यादा रहता है, वही लोग बनाते हैं। और अभिकारक अणु जो है वो सक्रिय अणु बनने के लिए आवश्यक ऊर्जा को सक्रिय ऊर्जा कहते हैं। सक्रिय अणु बनने के लिए जो रहता है ना, उसी को सक्रिय ऊर्जा यानी ये एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। ताप में वृद्धि करेंगे तो इनकी अणुओं की संख्या में वृद्धि होती है, और सक्रिय अणुओं की संख्या में ताप बढ़ेगा तो उसका एक्टिवेशन एनर्जी फिर चाहिए तो उतना उनको मिल जाएगा। तो एक्टिवेटेड जो मॉलिक्यूल है उनकी संख्या बढ़ जाएगी तो ज़्यादा टक्कर होगा, ज़्यादा टक्कर होगा तो अभिक्रिया के वेग में भी वृद्धि होगी। कोलेजन थ्योरी में अभी हमने पढ़ा है ना। तो अभिकारक अणु परस्पर टक्कर से ही सक्रियण ऊर्जा प्राप्त करते हैं। सक्रियण ऊर्जा उनमें टकराता है ना, तभी वो लोग एक्टिवेशन एनर्जी प्राप्त करते हैं, और उससे फिर उसके फलस्वरूप अभिक्रिया की दर भी अधिक होती है, ठीक है। तो आर्हेनियस के ये सिद्धांत था। इससे रिलेटेड हम अभी देखेंगे इसका समीकरण, ठीक है। तो इसका समीकरण हम, तो आर्हेनियस का इक्वेशन जो है हम उसका सॉल्व करेंगे, और आर्हेनियस की इक्वेशन वो संबंध निकालेंगे जहाँ से हम एक्टिवेशन एनर्जी की गणना टेम्परेचर के बदलने पे हम कर पाएँ। वो व्यंजक निकालेंगे कि कोई रिएक्शन जो है, गैस का रिएक्शन जो है वो टेम्परेचर इतने से इतना बढ़ रहा है तो उसका एक्टिवेशन एनर्जी में क्या परिवर्तन आएगा, उसकी गणना करना है। इस प्रकार से सवाल आए, उसका हम हल कर पाएँ
ऐसा हम आर्हेनियस के इक्वेशन देखते हैं। तो आर्हेनियस ने क्या है कि बताया कि वेग स्थिरांक k जो है ये अनुक्रमानुपाती होता है e के पावर EA/RT का, एक्सपोनेंशियल के इसके समानुपाती होता है। और ये जो a है इसे कांस्टेंट के रूप में लिया है, और ये जो है ये आवृत्ति है ना, संघट्ट की आवृत्ति है a e के पावर EA/RT है ना। इसको सॉल्व करने के लिए दोनों साइड में लॉग लेते हैं, सॉरी दोनों साइड का लॉग लेते हैं, लघु गुणा करेंगे है ना। तो नेचुरल लॉग लेते हैं, तो ln k इक्वल टू a बाहर a दोनों इंटू पे है ना, a और ये इंटू पे है, तो लॉग ये हो जाएगा ln a इंटू EA/RT ऐसा, ठीक है, ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा, ठीक है। अब ये m इंटू एन वाला फॉर्मूला है, तो log a प्लस log ये वाला हो जाएगा, e हो जाएगा है ना, इक्वल टू इसे हम लिख सकते हैं ln k इक्वल टू ये हो जाएगा ln a प्लस ln e के पावर माइनस EA/RT ऐसा हो जाएगा। इसे हम आगे बनाएंगे तो आगे ये क्या जाएगा, ln k इक्वल्स टू ln a और माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये जो लॉग लेते हैं तो ये इसके जो पावर में रहता है वो सामने आ जाता है ना। और ln जो है वो नेचुरल लॉग है, इसका आधार e रहता है, जिसका आधार e है, और लॉग ये ln e का वैल्यू जो है, आधार इसका और e का वैल्यू दोनों सेम है, तो जिसका भी लॉग का आधार और आगे का जो वैल्यू है वो दोनों सेम रहता है, तो उसका मान 1 आता है ना। तो इसे हम लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं माइनस EA/RT ln, ये आधार e और e रहेगा, इसका वैल्यू क्या आएगा, ln e बराबर 1 आता है, तो यहाँ पर 1 आएगा है ना। तो ln k इक्वल टू ln a माइनस EA/RT, ठीक है। अब इसको हम कर देते हैं ln का जो आधार है, ln e का आधार परिवर्तन करेंगे, आधार 10 करेंगे है ना। तो क्या होता है, 10 करने के लिए हमें ये मालूम है, पहले वीडियो में हमने बात किया था कि नेचुरल लॉग से उसको नॉर्मल लॉग में बदलेंगे तो यहाँ पे इंटू हो जाता है 2.303 लॉग k इक्वल्स टू 2.303 लॉग a माइनस EA/RT ऐसा रहता है। यहाँ से इन दोनों को इधर इधर ले आते हैं, इधर तो डिवाइड में यहाँ पर हो जाएगा, डिवाइड में यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ ये वाला यहाँ आएगा यहाँ पर, तो ये कट जाएगा, और यहाँ पर लिखेंगे तो उसे हम क्या लिख पाएंगे, उसे हम लिखेंगे log k इक्वल टू log a माइनस 1/2.303 EA/RT। ये हमारा वो व्यंजक है जो यह प्रदर्शित करता है कि एक सरल रेखा का एक स्लोप, अगर ऐसा हम ग्राफ लेना तो एक सरल रेखा के स्लोप का ये है y इक्वल्स टू mx प्लस c जो रहता है हमारा सरल रेखा का जो समीकरण रहता है, y इक्वल्स टू c प्लस mx जो रहता है ना, ये उसी का इक्वेशन के बराबर है, जिसमें से ये जो 1.203 ये जो है ये स्लोप है, ये हमारा ढाल है EA/2.303 जो है ये हमारा ढाल है, ठीक है। हम EA के इसका गणना करने के लिए इसे आगे हम कैलकुलेट करते हैं, तो ये आगे आएगा हमारा log k, टेम्परेचर में वृद्धि करते हैं, जब टेम्परेचर T1 से T2 ले जाते हैं हम है ना, एक टेम्परेचर मान लेते हैं कि T1 है और यहाँ से हमारा टेम्परेचर T2 जा रहा है, इसमें हमारा EA की गणना करेंगे, अगर टेम्परेचर में वृद्धि या घटाया जाए या फिर जो भी किया जाए उसमें हमारे एक्टिवेशन एनर्जी पे क्या चेंज आ रहा है, उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है। तो हमारे एक्टिवेशन एनर्जी गणना करने के लिए क्या करेंगे कि मान लो T1 टेम्परेचर पे log K1 इक्वल टू हो जाएगा log A
ए क्या है, ए हमारा है फ्रीक्वेंसी, हमारा कोलिजन का फ्रीक्वेंसी है, संघट का, है ना, जो टकराव हो रहा है उसका फ्रीक्वेंसी है। क्या होता है कि प्रभावी टकराव जो है ना, प्रभावी टकराव जो है वो, मान लो कि एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, यहाँ पे ऐसे 50 अणु जो है टकरा रहे हैं, उसमें से 10 का प्रभावी टकराव है, लेकिन फ्रीक्वेंसी तो सभी का काउंट होगा। ये जो फ्रीक्वेंसी है, टेम्परेचर बढ़ाने पे फ्रीक्वेंसी पे उतना चेंज नहीं होता है ना, तो इसे नगण्य मानते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है पर यूनिट आयतन में, प्रति इकाई आयतन में जितना टकराव होगा ना, उसकी संख्या उतनी ही रहती है, लेकिन प्रभावी टकराव की संख्या बढ़ जाती है। समझ रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ाने पे टकराव उतना ही है, लेकिन जो प्रभावी टकराव है वो बढ़ जाता है। इसलिए लॉग ए को टेम्परेचर कम में और टेम्परेचर ज़्यादा में बढ़ाने पे भी ये जो टकराव की फ्रिक्वेंसी है ये परिवर्तन नहीं होता है। तो लॉग ए माइनस हमारे पास क्या है, ई ए बाई आर टी, तो ई ए अपॉन 2.303, और टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे आर ले लो, और 1/T1 है तो T1 ले लो यहाँ पर T1 के लिए, और T2 पे क्या होगा, T2 पे हमारा हो जाएगा log K2 इक्वल्स टू log A माइनस ई ए बाई 2.303 R, ये हो जाएगा 1/T2। ये इक्वेशन 1 ले लो, इक्वेशन 2 ले लो, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को घटाने पे, है ना, हमें परिवर्तन देखना है ताप में, इक्वेशन 2 से 1 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1 यानी कि log K2 माइनस log K1 इक्वल टू आ जाएगा, इतना माइनस इतना हो जाएगा तो ये तो कट जाएगा, और इतना माइनस ये होगा, T1 होगा, है ना, 2 से -1 करेंगे तो क्या आएगा, ये हमारा आ जाएगा ई ए कॉमन आएगा, 2.303 R कॉमन आएगा, 1/T2 माइनस में ना, ये माइनस माइनस प्लस है, 1/T1 माइनस 1/T2 ये आएगा। इसे आगे हम सॉल्व करेंगे तो आगे हमारा आएगा log K2 बाई K1 इक्वल टू ई ए बाई 2.303 R, ये हो जाएगा T2 माइनस T1 बाई T1 इंटू T2। ये हमारा हो गया वह व्यंजक जहाँ से हम एक्टिवेशन एनर्जी की गणना करेंगे। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि यह इसके लिए सवाल आते हैं, सवाल हमारे यहाँ से आते हैं, हमें एक्टिवेशन एनर्जी की गणना करना रहता है और यहाँ से हम सवाल बनाते हैं। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या पढ़ लिया, आज हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया। आज हमने देख लिया कि प्रायोगिक निर्धारण है प्रायोगिक क्या चीज़ का, कोटि का, है ना, हमने प्रश्न बना लिए, और हमने संघट सिद्धांत देख लिया, अरेखीय सिद्धांत, देहली ऊर्जा और सक्रिय ऊर्जा देख लिया, समीकरण देख लिया, ये आर्हेनियस का समीकरण देख लिया। वीडियो भी काफ़ी लंबा हो गया बट ठीक है, इतने में हमारा जो है ये जो हमारा चैप्टर है रासायनिक बलगतिकी, इतने में यहाँ पे समाप्त होता है। अब हम एक और वीडियो में बात करेंगे पिछले 5 वर्षों में इस चैप्टर से आए हुए कक्षा 12वीं छत्तीसगढ़ बोर्ड में जो भी सवाल आए हैं उन सभी सवालों को हल करेंगे, सभी सवालों का लिस्ट बनाएंगे, और आंकिक प्रश्न भी 10, 20, 25 जितना टाइम रहेगा उतना हम आंकिक प्रश्न भर के करेंगे। पूरा एक लाइन से सारे फॉर्मूला लिखेंगे, पूरे यूनिट को, इस पूरी इकाई को जो है, इस पूरे चैप्टर को जो है हम रिवाइज करेंगे। ठीक है,
तो अगला वाला जो वीडियो रहेगा वो नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा एकदम धांसू रहेगा, उसमें पूरा चैप्टर रिवाइज करेंगे और सब कुछ को एक किनारे से सॉल्व करेंगे, जिसमें पूरा चैप्टर हमारे दिमाग में छप जाएगा और बहुत बढ़िया हमारा तैयारी जो है इस चैप्टर से हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को भैया लाइक शेयर और कर दो, चैनल को सब्सक्राइब। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।